हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो हम कर रहे थे क्या अमेंडमेंट बुकलेट का डिस्कशन। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया सप्लाई चैप्टर, आरसीएम एंड एग्जेम्पशंस, 3 चैप्टर के अमेंडमेंट्स किए। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स करेंगे। अमेंडमेंट बुकलेट बेटा आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इजीली आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडली समरी बुक भी वहां पे अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। अभी टाइम ऑफ सप्लाई में अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 14 चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, वो हमने पढ़ा था वहां पे। उसमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही है, खाली 2 नए क्लैरिफिकेशन आए। ठीक है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन आए, वो हमको पढ़ने एडिशनल। तो देखेंगे क्या है। सबसे पहले किसके लिए आया क्लैरिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है किसमें, जी यहाँ पे ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन स्पेक्ट्रम यूसेज सर्विसेज। जहां पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है कौन, टेलीकॉम ऑपरेटर। क्या करता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे आइडिया हुआ, एयरटेल हुआ, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में भाई आप जब गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस एंटिटी हो, तो आपको टैक्स तो रिवर्स चार्ज में टेलीकॉम ऑपरेटर को पे करना होता है। ठीक है, ये बात तो पक्की है। अब टैक्स कब पे करना होता है, क्लैरिफिकेशन किसका है, टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। बड़ा सिंपल सा है, देखो देखेंगे क्या है, फैक्ट्स क्या है। टेलीकॉम ऑपरेटर बिड फॉर स्पेक्ट्रम राइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, टेलीकॉम ऑपरेटर बिड करता है स्पेक्ट्रम राइट्स यहाँ पे गवर्नमेंट से। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। रिसिपिएंट कौन है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो अभी इस केस में टैक्स कौन पे करेगा, टेलीकॉम ऑपरेटर। रिवर्स चार्ज बेसिस पे बिजनेस एंटिटी पे करती है, हम जब भी गवर्नमेंट से सर्विसेज लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, टेलीकॉम ऑपरेटर, ऑन आरसीएम बेसिस, ऑन आरसीएम बेसिस। ये बात हो गई क्लियर। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना, सवाल ये आया। तो देखो सबसे पहले ये सर्विस कौन सी है भाई, 20-20 साल के लिए होती है ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज वगैरह, 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, यस। याद है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन, विच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू करते हैं, याद है क्या, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अपन इनवॉइस इशू करते हैं। इतनी तो बात हुई थी। ठीक है, देखो इतना पढ़ेंगे। कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई है, सबसे पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज वेयर टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफर डेफर्ड पेमेंट, द सप्लाई इज ट्रीटेड एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। जब भी उन्होंने डेफर्ड पेमेंट लिया, वो 20 साल में पेमेंट करेंगे, ठीक है, हर साल इतना इतना पेमेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। बिकॉज इट इज अग्रीड टू बी कंटिन्यूस प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा जब भी डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं। अब इनवॉइस कब इशू करते हैं, इनवॉइस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस के प्रोविजन सेक्शन 31(5) में दिए थे। तो क्या बोलता है, इनवॉइस कब इशू करना है, ऑन और बिफोर वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जब भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो कब, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इनवॉइस इशू कर दोगे, इनवॉइस इशू कर दोगे। अब बात आई सिंपल सी कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो पूरा का पूरा पेमेंट अपफ्रंट होगा, या सेकंड पॉसिबिलिटी डेफर्ड पेमेंट होगा। तो जब अपफ्रंट पेमेंट होगा, पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए अपफ्रंट पे कर दिया, तो उस केस में is made by the where upfront payment is made by telecom operator, GST is payable when the payment is due or made whichever is earlier। जब भी पेमेंट किया या पेमेंट ड्यू होगा, whichever is earlier क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे उसी टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे उसने क्या कर देना, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी पेमेंट कर रहे हो या जब पेमेंट ड्यू हो रहा है, जब भी पेमेंट ड्यू हो रहा है, तो जब पेमेंट ड्यू हो रहा है तब वो इनवॉइस का भी डेट आ जाता है। तो इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier। ठीक है, इन शॉर्ट पेमेंट जब भी ड्यू होता है या करते हो whichever is earlier, तब क्या हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। बट अगर डेफर्ड पेमेंट कर रहे हो, पार्ट में पेमेंट कर रहे हो, पार्ट में पेमेंट कर रहे हो, 50-50 लाख रुपए हर साल पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में जीएसटी इज पेबल एज एंड व्हेन ईच इंस्टॉलमेंट ड्यू आर पेड। यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट इज ड्यू और पेड, तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेफर्ड पेमेंट के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीएसटी पेमेंट आ जाएगा। जीएसटी कब पेमेंट करोगे डेफर्ड पेमेंट में, जब हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी या तो ड्यू हो रही है, आप पे कर रहे हो whichever is earlier। जब भी ड्यू हो रही है उस टाइम या तो इनवॉइस इशू करोगे और पेमेंट। ठीक है, तो अपनी बात हुई है, व्हेन द इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, जब भी इनवॉइस इशू करते हैं और पेमेंट whichever is earlier।
सो जब भी आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है या पे हो रहा है उस टाइम पे आपको क्या कर देना है, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फुल अमाउंट अपफ्रंट पे कर रहे हैं तो पूरे अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई कब आ जाएगा, जब आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है या पे हो रहा है। या आपका जब डेफर्ड पेमेंट है तो जब आपका हर एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है या पे हो रहा है तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। This principle applies to other government allocated natural resources with similar payment option, that is upfront or deferred। गवर्नमेंट से आप जो भी यहाँ पे कोई और कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो फॉर अदर नेचुरल रिसोर्सेज तभी भी यही अप्लाई होगा जहां पे ऐसे अपफ्रंट पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट का रहेगा। तो कंसेप्ट यही रहेगा और टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे ही डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे जैसे कि स्पेक्ट्रम के लिए आया कोई रॉयल्टी इंस्टॉलमेंट टू गवर्नमेंट रहा तो उसे क्या मानते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें टैक्स आरसीएम पे रिसिपिएंट पे करता है और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एक और क्लैरिफिकेशन आया वो भी ऐसे ही है, सिंपल सा, किस चीज के केस में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑन सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर of National Highway Project of National Highway Authority of India in Hybrid Annuity Model। ठीक है, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, HAM मॉडल। ठीक है, तो हाईवे बनते हैं, अपन ने सबने देखे, तो उसके कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई हाईवे भी बनाना है और उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करना है नेक्स्ट 15-17 साल। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होता है, हाईवे कॉन्ट्रैक्ट, दीज हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल contracts are single agreement covering both construction and O&M मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, कि भाई हाईवे तुम बना भी दो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी तुम ही कर दो, एक जन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। along with required payment for both, उसका ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन का भी एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी। certain portion of bid project cost is received during construction period and remaining payment through deferred annuity spread over 15 to 17 years। so इसमें कुछ अमाउंट तो जो कंस्ट्रक्शन का है भाई क्या हो जाएगा, वो आपका शुरू में ही आ जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है वो 15-17 साल तक के यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट में चले जाएगा। so payment for each installment is to be made after specific period or on completion of event as specified in the contract। टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कब कब अपने को पेमेंट करने का है। ये मॉडल को क्या बोलेंगे, अगेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने अभी डेफिनेशन देखी, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस क्या होती है, विच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन कंटिन्यूस और रिकरेंट बेसिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज्यादा का है क्या, हाँ भाई 15-17 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। अब आपको क्या देखना है, क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुई है, यस। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू होती है तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है 13(3) के हिसाब से, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। सो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। if invoice is issued on or before the specified date or completion of event in this contract, but अगर invoice time पे issue नहीं हुई है on or before specified date or completion of event as per the contract, तो फिर time of supply क्या हो जाता है, date of provision of service और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इनवॉइस टाइम पे इशू हो रही है तो सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुई है तो सिंपल सी बात है क्या रहेगा इस केस में, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है उसको क्या करना है, 15(2)(d) के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। द एन्युटी इंस्टॉलमेंट पेएबल फ्रॉम NHAI टू कंसेशनरी विच में इंक्लूड इंटरेस्ट कंपोनेंट जो भी रहता है उसको इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट याद है आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ है आपका लेट फीस इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, उसको हम किस में 15(2)(d) के हिसाब से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये दो सिंपल से क्लैरिफिकेशन आए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ ठीक है, अमेंडमेंट जब भी कुछ आता है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो छोटी सी बात है ये याद रख लेना है। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले रूल 28 याद है कि अपन ने पढ़ा था, रूल 28 CGST रूल्स 2017। ठीक है, तो वैल्यूएशन रूल 28 पे हम कब आते हैं, यहाँ पे जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हमको निकालना है किसका, गुड्स या सर्विसेज का, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में या रिलेटेड पर्सन के बीच में अदर देन एजेंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम यहां से निकालते थे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में या रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई है तो उस केस में एक सब रूल 2 था, वो क्या बोलता था कि अच्छा अगर यहाँ पे सप्लायर ने रेसिपिएंट के लिए जो भी उसका रिलेटेड पर्सन है उसके लिए क्या दिया है, कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, किसको, कोई बैंक को दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिया है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती थी, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो ये बात तो थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या था प्रोविजन यहाँ पे सब रूल 2, वो देखते हैं एक बार। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय सप्लाई टू रिसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन हु इज लोकेटेड इन इंडिया by way of providing corporate guarantee to any banking company financial institute on behalf of said recipient shall be what,
डीम टू बी 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी रहेगा या एक्चुअल कंसिडरेशन, विच एवर इज दैट, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो वैल्यू हो जाता था। इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या नई बात बोली गवर्नमेंट ने बोला कि वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, क्या आपके रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलने वाला है, तो उस केस में वैल्यू क्या ले सकते हो, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। उस केस में जो इनवॉइस में डिक्लेयर की वही ले लो, जो इनवॉइस में डिक्लेयर की वही ले लो जब सामने वाले को फुल आईटीसी। उस केस में 1% छोड़ दो, आप क्या कर लो भाई, उस केस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर की गई है इनवॉइस में उसी को आप क्या मान लो, यहाँ पे वैल्यू मान लो। कब, जब आपका रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड है इनवॉइस में वही आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। सो इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, यस, देन द वैल्यू विल बी what deemed to be the value declared in the invoice, जो भी वैल्यू डिक्लेयर की इनवॉइस में उसी को वैल्यू मान लिया जाएगा। बट अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी नहीं है, उसको ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, उसको आईटीसी नहीं मिल रहा है या फुल आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। देखो एग्जाम्पल, स्फेयर लिमिटेड इंडियन कंपनी प्रोवाइडेड गारंटी टू रिलेटेड कंपनी डायमंड लिमिटेड, वैल्यू ऑफ गारंटी कितनी है, यहाँ पे 3 करोड़ की वैल्यू ऑफ गारंटी है, ठीक है, 3 करोड़ की वैल्यू ऑफ गारंटी है। बट स्पेयर ने क्या किया, इनवॉइस रेज किया खाली 2 लाख रुपए का, वैल्यू क्या रहेगी आपसे पूछ रहे हैं, अगर वो एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो बात ही खत्म हो गई, जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस है उसी को वैल्यू ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगी। बट ही इज एलिजिबल फॉर 50% आईटीसी और ही इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, इन दैट केस 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी मतलब 3 करोड़ का 1% मतलब 3 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन 2 लाख विच एवर इज हायर मतलब 3 लाख रुपए हो जाएगी वैल्यू, 3 लाख हो जाएगी वैल्यू, उस पर फिर जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये बात है। अब नेक्स्ट, तो ये एक सिंपल सी बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रिलेटेड पर्सन वेयर रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, ठीक है। सो जनरली जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, किससे, रिलेटेड पर्सन से या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 4 शेड्यूल 1, उसको सप्लाई मान लिया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, डिमांड्स आर रेज्ड ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, डिपार्टमेंट ने बहुत सारी डिमांड रेज करी रजिस्टर्ड पर्सन पे, फॉर टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम फॉर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देयर रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया इवन व्हेन नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, डीमिंग इट एज सप्लाई अंडर पैरा 4 शेड्यूल 1। तो यहाँ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी डिमांड्स रेज करी, क्या, पैरा 4 शेड्यूल 1 के अंदर, कि भाई आपको टैक्स पे करना है जब भी यहाँ रिलेटेड पर्सन से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी चीजें यहाँ पे सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, whether the same tax treatment for foreign entities providing services to related person in India where full ITC is available to recipient is given to domestic related person or distinct person। सवाल सिंपल सा ये आया कि भाई जब रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में क्या होना चाहिए, देखो ये ट्रांजैक्शन को सप्लाई तो बोलेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब भी हम कर रहे हैं किससे, रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से, यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं हम रिलेटेड पर्सन से या हमारे एस्टैब्लिशमेंट से, तो उसे सप्लाई बोला जाता है पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से। फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करता है अंडर आरसीएम, आरसीएम के चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। रिसिपिएंट शैल इशू सेल्फ इनवॉइस, रिसिपिएंट जब भी यहाँ पे ये सर्विसेज इंपोर्ट करता है बाहर रिलेटेड पर्सन से, एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से, वो लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो यहाँ पे हम जब भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनवॉइस भी इशू करते हैं, एज पर सेकंड प्रोविजन टू रूल 28 का हमने सेकंड प्रोविजन पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था कि वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस को क्या मान लिया जाता है, ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाता है जब रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। जब भी रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है उस टाइम पे जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस थी उसको क्या मान लिया जाता है, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये पहले से था, ये कॉर्पोरेट गारंटी के लिए अभी आया ये सेम पॉइंट, पर ये पॉइंट बाकी सारे सप्लाईज के लिए पहले से था, ठीक है। रिलेटेड पर्सन के बीच में जब भी सप्लाई होती थी तो जो भी वैल्यू अगर इनवॉइस में डिक्लेयर्ड है तो उसी को ओपन मार्केट वैल्यू माना जाता था, ये पहले से पॉइंट था। तो इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विदाउट इनवॉइस वैल्यू में भी डिक्लेयर्ड एज इनवॉइस, अगर सर्विसेज विदाउट इनवॉइस के यहाँ पे ऐसी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है वैल्यू को निल माना जा सकता है, ओपन मार्केट वैल्यू को निल माना जा सकता है। सो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट ने क्या बोला इस केस में
कि अगर रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है यस, और अगर इनवॉइस इशू हुई है तो जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर की उसको वैल्यू डिक्लेयर्ड इन मान लो, उसी को क्या मान लो, उसी को वैल्यू मान लिया जाएगा, उसी को यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। बट अगर इनवॉइस इशू नहीं की गई है तो अपन ये मान सकते हैं कि वैल्यू निल है, निल डिक्लेयर की गई है और यहाँ पे निल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, निल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में यहाँ पे रिलेटेड पर्सन से जब भी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो सर्विसेज, तो उस केस में उन्होंने क्या बोला था कि अगर यहाँ ये सप्लाई तो है, अब वैल्यू क्या लेना, बात ये थी, वैल्यू ये है कि अगर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, इशू करना है इनवॉइस, रिसिपिएंट एलिजिबल है भाई फुल आईटीसी के लिए, तो भाई जो वैल्यू डिक्लेयर की है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लो। बट यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं करिए तो ओपन मार्केट वैल्यू को आप निल ले सकते हो, ओपन मार्केट वैल्यू को निल ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट है, देखो क्या है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, आपको याद है क्या, वैल्यूएशन रूल 32 रूल में ही था, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में कैसे निकालते हैं हम वैल्यू। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि नहीं इंक्लूड किया जाता है टैक्सेबल वैल्यू में एज पर रूल 32, जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं इंक्लूड होता है वैल्यू में एज पर रूल 32(4) विल बी ट्रीटेड एज पर्टेनिंग टू एग्जेम्प्ट, या उसको तो क्या उसको एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल देंगे, और क्या उसमें आईटीसी का रिवर्सल का जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कि टैक्सेबल वैल्यू में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं एज पर रूल 32(4), तो ना तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ना वो एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऐसे नहीं कुछ बोलना है उसको। और जब वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, तो कोई आईटीसी के रिवर्सल की भी जरूरत नहीं है एज पर रूल 42-43, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू नहीं है एज पर रूल 32(4) डजंट मीन कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, और इसके लिए उसके लिए आईटीसी रिवर्सल की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लायंस ऑफ कंडीशन विद 15(3), अब देखो यहाँ पे अगर मैंने क्या किया है आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्काउंट्स, आपको याद है सेक्शन 15(3) में हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट। तो जब भी मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ था पहले कि ईयर एंड पे हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है, अगर साल भर में आपने 100 क्विंटल माल बेच दिया तो मैं आपको ईयर एंड पे क्या करूंगी, यहाँ पे डिस्काउंट दूंगी जो कि लिंक होगा सारी इनवॉइसेस से, और बोला था कि आपको आईटीसी रिवर्सल करना है, तो वो डिस्काउंट मैं आपको कैसे देती हूँ, मैं सामने वाली पार्टी को बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट डिस्काउंट देती हूँ, क्रेडिट नोट डिस्काउंट देती हूँ। अब बात ये आई कि जो सामने वाली पार्टी है, अब वो क्रेडिट नोट से मैंने तुमको डिस्काउंट तो दे दिया, तुमने उसका रिवर्सल किया कि नहीं, तुमने उसका रिवर्सल किया कि नहीं, सवाल ये आया। सो अभी तक के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है चेक करने के लिए कि सामने वाले ने रिवर्सल किया कि नहीं किया आईटीसी का ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। तो अब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लेकर के आई, गवर्नमेंट ने क्या बोली कि भैया अगर 5 लाख रुपए तक के का अमाउंट है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन लगेगा, किसका, यहाँ पे एसएससी का सेल्फ सर्टिफिकेशन लगेगा, उससे ज्यादा का अमाउंट है तो सीएसीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा, डिस्काउंट का अमाउंट उससे ज्यादा है तो देखो there is need for mechanism to verify that ITC attributable to discount given through credit note has been proportionately reversed by recipient as per 15(3), as there is no existing facility for supplier or tax officer to verify this on the common portal। ना तो सप्लायर को पता चलता है, उसने तो क्रेडिट नोट दे दिया, सामने वाले ने रिवर्स किया कि नहीं आईटीसी, ना सप्लायर को पता चलता है ना टैक्स अथॉरिटी को पता चलता है कि इन्होंने क्रेडिट नोट के बेसिस पे रिवर्स किया कि नहीं। सो इफ द टैक्स अमाउंट इज अप टू 5 lakhs, अगर अमाउंट 5 लाख रुपए तक के का है देन रिसिपिएंट को क्या करना है, सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है। पर अगर अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है तो सर्टिफिकेट किसका लगेगा, सीएसीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें नंबर रहेगा, यूडिन नंबर रहेगा जो भी जनरेट करेगा सीएसीएमए, और डिटेल्स रहेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट में, क्या जैसे कि क्या है डिटेल्स क्रेडिट नोट के, इनवॉइस का नंबर, अमाउंट ऑफ ITC reversal for each credit note, details of form in DRC03 return through which reversal is made। तो ये सारे डिटेल्स इनवॉइस के और क्रेडिट नोट के डिटेल्स रहेंगे। सो 5 लाख तक के का रिवर्सल का अमाउंट है तो यहाँ पे कौन सर्टिफाई कर देगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन ही चल जाएगा। बट अगर 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो सीएसीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा, अलोंग विथ वो क्या क्या सर्टिफाई करेंगे, यहाँ पे उनके डिटेल्स क्या क्या लगेंगे सर्टिफिकेट में, क्रेडिट नोट के डिटेल, इनवॉइस का डिटेल, क्या अमाउंट रिवर्स कर रहे हो, और डिटेल्स ऑन ऑफ फॉर्म DRC03 या रिटर्न थ्रू विच रिवर्सल ITC इज मेड, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स लगेंगे, तो सिंपल सा प्रोसीजरल पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट, ये अपन ने ऑलरेडी क्लास में किया था, क्या जीएसटी एप्लीकेबल है ऑन इंसेंटिव अमाउंट, जो कि कौन पे कर रहा है यहाँ, मेती किसको, एक्वायरिंग बैंक को, किसमें, इंसेंटिव स्कीम के अंडर, इंसेंटिव स्कीम के अंडर, जो इंसेंटिव स्कीम किसके लिए आई है, फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो छोटे मोटे भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, रुपए डेबिट कार्ड के प्रमोशन के लिए जो इंसेंटिव स्कीम आई है उससे रिगार्डिंग बात है। सो अपनी बात हुई थी क्लास में, क्या ये क्या है, सब्सिडी है और ये टैक्सेबल नहीं होगी। सो it is clarified that incentive paid by METI to acquiring bank under incentive scheme of रुपए डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है उसको क्या बोला गया, दे आर इन द नेचर ऑफ सब्सिडी एंड दे आर नॉट टैक्सेबल। तो एग्जाम में आपको दिया है, सो ये क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, clarification on taxability and valuation of supply of service of providing corporate guarantee between related person based on amended provisions। तो ऑलरेडी हमने भी देखा कॉर्पोरेट गारंटी के केस में रूल 28(2) के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। वैल्यू क्या बोला है, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और actual consideration whichever is higher, but where the recipient is eligible for full ITC, उस केस में क्या होगा, the value declared जो है वही उसी को क्या मान लिया जाएगा, will be deemed to be the value of service। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रोविजंस है, रूल 28(2) का प्रोविजन है। अब इसमें अलग अलग सिनेरियोज में बड़ी सारी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है। ठीक है, और उसमें क्या गया है, देखो कभी भी नया रूल आता है, ये रूल कुछ साल भर पहले आया था। सो जब भी कभी नया रूल आता है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, कुछ कुछ उसमें इंडस्ट्री में कंफ्यूजन चलते रहते हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्लैरिफिकेशन लेके आती है। तो सिमिलरली इस रूल 28(2) पे भी बहुत सारे डिफरेंट बातें आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक डिटेल क्लैरिफिकेशन लेकर के आया अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। ठीक है, सो देखते हैं क्या है। सबसे पहले, वेदर रूल 28(2) अप्लाई टू कॉर्पोरेट गारंटी इशूड प्रायर टू 2610 और इशूड प्रायर बट स्टिल इन फोर्स। तो ये पूछा कि भाई ये जो कॉर्पोरेट गारंटी के लिए जो रूल है ये भाई कब लगेगा, यहाँ पे जो भी गारंटी 2610 के पहले आई थी वो या उसके पहले आई थी स्टिल इन फोर्स। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोला कि सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी टू बैंक बाय सप्लाई फॉर रिलेटेड रिसिपेंट वाज ऑलवेज टैक्सेबल। हमेशा टैक्सेबल तो थी, जीएसटी तो लगेगा, टैक्सेबल तो थी। यहाँ जो रूल 28(2) कब से आया, 26/10/2023 से जब आया, इट इज जस्ट फॉर वैल्यूइंग दिस टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू करने के लिए यहाँ पे नया मैकेनिज्म दिया है। हमेशा से टैक्सेबल तो थी कॉर्पोरेट गारंटी, जब भी आप अपने रिलेटेड पर्सन के लिए दे रहे हो यहाँ पे बैंक को, तो टैक्सेबल तो हमेशा से थी। बात क्या है यहाँ पे, दूसरी बात कि भाई ये जो रूल आया 26/10/2023 से, इसने क्या बताया, मेथड यहाँ वैल्यू करने का तरीका बताया। गारंटी इशूड और रिन्यूड बिफोर दिस डेट विल फॉलो ओल्ड रूल 28, पुराने रूल के हिसाब से होता था फॉर वैल्यूएशन, while those issued or renewed after this date will now follow न्यू सब रूल 2। जो अभी न्यू सब रूल 2 अपन ने देखा है, अब वो फॉलो करेंगे। तो अभी जो भी नई इशू होगी गारंटी या जो भी गारंटी रिन्यू होगी अब इस डेट के बाद में, ठीक है, तो उसमें नया रूल 22 फॉलो करना है। टैक्सेबल तो हमेशा से थी, ऐसा नहीं कि इससे टैक्सेबिलिटी, ये तो मेथड वैल्यूएशन का तरीका बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एक बात हुई। सेकेंड बात क्या आई, वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन इफ लोन इज पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड एंड आईटीसी अवेलेबल। अब लोन पार्टली लिया नहीं लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात क्या है, गारंटी का वैल्यू क्या रहेगा, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसमें कुछ लोन पार्टली मिला है, फुल्ली डिसबर्स हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ गारंटी। गारंटी के अमाउंट पे डिपेंड करती है। हमने देखा 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी टेकिंग ऑन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, नॉट लोन एक्चुअली डिसबर्स टू रिसिपिएंट। अब लोन अभी तक कितना डिसबर्स हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या देखना है, खाली अमाउंट ऑफ गारंटी, अमाउंट ऑफ गारंटी। रिसिपिएंट कैन अवेल फुल आईटीसी regardless of when or how much loan is actually disbursed subject to other condition। अब लोन हो सकता है पार्ट पे डिसबर्स हो, जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट ऑफ गारंटी के बेसिस पे रिसिपिएंट फुल आईटीसी ले सकता है, फुल आईटीसी लेता है, सब्जेक्ट टू बाकी सारी कंडीशंस आईटीसी की फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है कि लोन कितना डिसबर्स हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, जीएसटी ऑन टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन विच इन्वॉल्व्स मियरली असाइनमेंट ऑफ ऑलरेडी इशूड कॉर्पोरेट गारंटी। अब अपन ने यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने रिलेटेड पार्टी के लिए ऑलरेडी गारंटी दी बैंक को, अब वो जो बैंक का जो लोन है वो किसी टेक ओवर कर दिया किसी दूसरे बैंक ने, किसी दूसरे बैंक में, तब क्या होगा, देखो, सप्लायर ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस इज द कॉर्पोरेट एंटिटी प्रोवाइडिंग गारंटी टू बैंक। कौन है सप्लायर, भाई जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे गारंटी दे रहा है बैंक को। रिसिपिएंट कौन है, वो रिलेटेड पर्सन जिसके लिए गारंटी दे रहे हो,
है ना, जिसके लिए गारंटी दे रहे हो, ही इज द रिसिपिएंट ऑफ दैट सर्विस. नाउ if loan issued by banking company financial institute is taken over by another banking company financial institute, आपका जो लोन है वो टेक ओवर कर दी कोई दूसरे बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने टेक ओवर कर दिया. दिस एक्टिविटी ऑफ टेक ओवर इज नॉट कंसीडर्ड एज सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी. ये जो टेक ओवर है दिस इज नॉट सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इसलिए कोई जीएसटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा. अगर आपकी जो यहाँ पे आपने क्या दिया था, कॉर्पोरेट गारंटी दिया था, अब आपका जो लोन यहाँ पे इशू किया था बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने, वो लोन क्या हो गया, टेक ओवर कर ली दूसरी बैंक ने, तो उस केस में इसमें यहाँ जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये कोई सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी नहीं है. बट इफ टेक ओवर लोन इज फॉलोड अकम्पनीड बाय इशुएंस ऑफ फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी, बट आपका लोन टेक ओवर हुआ, साथ साथ में कॉर्पोरेट गारंटी भी फ्रेश दी गई, कॉर्पोरेट गारंटी भी फ्रेश दी गई, और एन एग्जिस्टिंग वन इज रिन्यूड, या जो आपकी एग्जिस्टिंग गारंटी उसको रिन्यू किया गया, उस केस में भाई जीएसटी इंपैक्ट आएगा, उस केस में जीएसटी इंपैक्ट आएगा. ठीक है. उसके बाद अमाउंट ऑन विच जीएसटी इज पेएबल इन केस ऑफ मल्टीपल को गारंटर. अब बड़े सारे को गारंटर है, 2-4 को गारंटर है, एक रिलेटेड पर्सन के लिए 2-3 लोग मिलकर के गारंटी दे रहे हैं बैंक को, तो उस केस में क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा. सिंपल वर्ड्स में प्रोपोर्शनेटली होगा. देखो, व्हेन मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज प्रोवाइड कॉर्पोरेट गारंटी, value of service is sum of actual consideration payable to co-guarantor if the total amount exceeds 1% of guarantee amount. उल्टा लिखा है, वही बात है, 1% of guarantee amount और actual consideration whichever is higher. So अगर इन सब ने मिलकर के, 3 लोगों ने मिलकर के क्या दिया है, को गारंटी दी है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सर्विस क्या रहेगी, जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन पेएबल है, इफ इट इज more than 1% of guarantee amount, but if it is less then GST is payable proportionately on 1% of guarantee amount. और अगर वो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो है वो लेस है 1% से, सो 1% हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, इट विल बी पेएबल बाय ईच को गारंटर. ठीक है. तो बेसिकली वो ये 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, और 1% यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी गारंटीज ए एंड बी, गारंटी 1 crore equally, then everyone has to pay 0.5% of the guarantee amount. If A guarantees 60%, B guarantees 40%, then A will pay 1% on 60 lakhs, B will pay 1% on 40 lakhs. तो सिंपल सी बात है, मल्टीपल को गारंटर के केस में क्या होगा, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा अमाउंट. नेक्स्ट, सो ये अलग अलग एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं. जीएसटी अंडर इंट्रा ग्रुप गारंटी, इंट्रा ग्रुप गारंटी लिए उस केस में क्या होगा, देखो अब 2 है, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आपकी एंटिटी कोई एक ओवरसीज हो सकती है. सो अगर डोमेस्टिक के केस में क्या होगा, सिंपल है ये तो एकदम ही. ठीक है. फॉर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट मतलब आप और आपका इंटर रिलेटेड पर्सन जिसके लिए आप गारंटी दे रहे हो, दोनों भी इंडिया में हो, दोनों भी इंडिया में हो. सो फॉर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इशूइंग इंट्रा ग्रुप गारंटीज, ठीक है, तो आप दोनों भी इंडिया में हो, तो उस केस में जीएसटी मस्ट बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज. सिंपल है, उसमें फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे. ठीक है. मैं सप्लायर ऑफ गारंटी हूँ, मैं ही पे करूंगा, मैंने रेसिपिएंट के लिए गारंटी दी है. सो GST must be paid under forward charge with invoice issued by supplier to related recipient. रिलेटेड रिसिपिएंट को आप इनवॉइस इशू करोगे, उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको ही टैक्स पे करना है, सप्लायर ही टैक्स पे करता है फॉरवर्ड चार्ज में. तो सिंपल सी बात है, जब आप दोनों इंडिया में हो. बट अब क्या हुआ, फॉर इफ फॉरेन ओवरसीज एंटिटी प्रोवाइड गारंटी फॉर रिलेटेड एंटिटी इन इंडिया, बट कोई फॉरेन में आपकी दुबई में एंटिटी है, उसने गारंटी दी है आपके लिए, आप इंडिया में हो, तो उस केस में रिसिपिएंट क्या करता है भाई, रिवर्स चार्ज में पे करता है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो हमने देखा ही है, रिसिपिएंट को पे करना होता है बिजनेस एंटिटी को. देन जीएसटी विल बी पेएबल अंडर आरसीएम बाय इंडियन रिलेटेड रिसिपिएंट. सो यहाँ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन में अगर दोनों भी इंडिया में हो तो सप्लायर टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज. अगर आपका एक सप्लायर यहाँ पे कहा इंडिया, आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट इंडिया में, तो रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है. अब नेक्स्ट एक सिंपल सा पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स वन टाइम और ऑन ईयरली मंथली बेसिस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5-10 years एज पर द टेन्योर ऑफ लोन. ठीक है. सो अब अपना वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है, अपने को पता है 1% ऑफ द गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज मोर. अब 1 साल का है ये, ठीक है. अब 5 साल के लिए लोन है तो इंटू 5 हो जाएगा, बस वही बात है. देखो, वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ रिलेटेड recipient is 1% of guarantee amount or actual consideration whichever is higher. For multi-year guarantee it would be value of 1% of guarantee offered per year multiplied by number of years or actual consideration whichever is higher. ठीक है. For guarantee less than 1 year value will be proportionate to 0.5% for 6 months or actual consideration whichever is higher. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया कि 5 साल की कॉर्पोरेट गारंटी वैल्यू की जाएगी क्या, 1% इंटू 5 years, मतलब 5% ऑफ गारंटी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन
whichever is higher, ठीक है, with GST payable on this amount at the time of issuance of such guarantee। तो इसमें से जो भी ज्यादा अमाउंट रहेगा उस पर GST पे किया जाएगा। ये क्या निकल रहा है, वैल्यू निकल रही, GST नहीं निकल रहा है, वैल्यू है 1% ऑफ गारंटी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher। सो 5 साल का है तो इंटू 5 हो जाएगा, और अगर आधे साल का है तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5%। If 1 year guarantee is renewed annually for 5 years, then GST will be payable each year on higher of 1% of the guarantee amount or actual consideration in first year and every renewal in subsequent years। अगर हर साल रिन्यू हो रहा है तो हर साल वही होगा 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher। तो मल्टी ईयर गारंटी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर इंटू फॉर एग्जाम्पल 5 years के लिए हो रही है एक साथ, तो इंटू 5 हो जाएगा, एवरी ईयर रिन्यू हो रही है तो हर साल क्या हो जाएगा, 1% ऑफ द गारंटी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher वैल्यू हो जाएगी, उस पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वो हमारी बात हुई है ऑलरेडी, फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था। प्रोविजन टू रूल 28(2) इज इंसर्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट गारंटी बिटवीन रिलेटेड पर्सन वेयर फुल आईटीसी इज अवेलेबल, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस विल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सर्विस। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था वो वही था, प्रोविजन इंसर्ट हुआ कि अगर सामने वाला रिसिपेंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है तो जो भी वैल्यू हमने इनवॉइस में डिक्लेयर की है वही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सर्विस हो जाएगा, वही वैल्यू ऑफ सर्विस हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 28(2) फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सीधी सादी बात है, ये प्रोविजंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे नहीं लगते हैं। द रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन 28(2) shall not apply if recipient of corporate guarantee between related person is located outside India। recipient outside India है तो ये provisions नहीं लगते, this provision does not apply for export of service, export of service के लिए ये provisions नहीं है, ठीक है। so ये किससे related था, corporate guarantee, यहाँ पे अगर कोई भी related person अपनी दूसरी पार्टी के लिए दे रहा है तो उस केस में क्या बोला गया, उस केस में गारंटी का अमाउंट क्या रहेगा, 1% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher, ठीक है। तो उस पर डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए उन्होंने। अब नेक्स्ट, इनपुट टैक्स रेट की अमेंडमेंट करेंगे, सिंपल अमेंडमेंट है। सबसे पहले सेक्शन 16 याद है क्या, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, उसमें एक सबसेक्शन इंसर्ट किया है, सबसेक्शन 16 इंसर्ट हुआ है। किसकी बात कर रहा है, आईटीसी की बात कर रहा है डेफिनेटली। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, फॉर एग्जांपल सेक्शन 29 में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, फिर आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया सेक्शन 30 में, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या यहाँ पे बात है, वो बात है यहाँ पे देखते हैं। सो वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 29, सेक्शन 29 ही अपना रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड बाय ऑर्डर अंडर सेक्शन 30, या आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ जो कैंसिल हुआ था वो क्या हो गया, अब रिवोक हो गया, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो गया सेक्शन 30 में, या परसुएंट टू जो ऑर्डर आया किसका, एपिलेट अथॉरिटी का, एपिलेट ट्रिब्यूनल का, या कोर्ट के ऑर्डर से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे जो कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो गया। इन शॉर्ट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था फिर रिवोक हुआ। अब availment of ITC, where availment of ITC in respect of invoice or debit note was not restricted under section 16(4), किस दिन, on the date of order of cancellation of registration, जिस दिन order of cancellation of registration हुआ उस दिन आपका जो ITC था उस इनवॉइस और डेबिट नोट का रिस्ट्रिक्टेड नहीं था एज पर 16(4). 16(4) क्या था याद है क्या, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC क्या होती है वो याद है क्या, साल खत्म होने के बाद का 30th नवंबर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, तब तक कि आप कोई भी इनवॉइस डेबिट नोट का क्या ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। सो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, रिवोक हुआ, और आपका आईटीसी किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट का रिस्ट्रिक्टेड नहीं था अंडर 16(4), किस दिन, जिस दिन आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया, मतलब विद इन टाइम लिमिट था आपका, ठीक है, आप ले सकते थे उस दिन आईटीसी, बिल्कुल टाइम बैड नहीं था। तो उस केस में आप अभी भी आईटीसी ले सकते हो, किस रिटर्न में ले सकते हो वो बात आई है। सो said person will be entitled to take ITC in respect of invoice debit note for supply of goods or services in a return, तो आप ITC ले सकते हो, किस रिटर्न में ले सकते हो वही बात लिखी है, फाइल्ड अप टू 30th नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स, साल खत्म होने के बाद का 30th नवंबर, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। सो जो भी आपका 24-25 है जैसे, तो 24-25 का आप कब तक फाइल कर सकते हो, 30th नवंबर 25, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जिस दिन भी एनुअल रिटर्न फर्निश किया व्हिचएवर इज अर्लियर, और
फॉर द पीरियड फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जिस दिन से भी फॉर द पीरियड क्या है आपका, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन तक के, till the order of cancellation, till the order of cancellation, where such return is filed for 30 days after the order of revocation of cancellation of registration. आपको रिटर्न फर्निश करना होता है कब तक, रिवोकेशन होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फर्निश करना होता है. सो उस रिटर्न में विच एवर इज लेटर, ए पॉइंट और बी पॉइंट विच एवर इज लेटर, तब तक के आप क्या कर सकते हो, तब क्या कर सकते हो, आप आईटीसी ले सकते हो. कोई भी यहाँ पे इनवॉइस डेबिट नोट का आप क्या ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, जिसका जिस दिन कैंसिलेशन हुआ रजिस्ट्रेशन उस दिन रिस्ट्रिक्ट नहीं है. उस दिन अगर क्या नहीं है भाई, रिस्ट्रिक्ट नहीं है आपका क्या, आईटीसी. तो आप वो आईटीसी कब तक ले सकते हो, 30 नवंबर ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर. इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, ए पॉइंट और बी पॉइंट विच एवर इज लेटर, तब तक के आप आईटीसी ले सकते हो. तो सिंपल से 16(6) इंसर्ट हुआ. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी. सिंपल सा पॉइंट है, नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड. सो भाई आपने फ्रॉड किया, डिमांड आई, ठीक है, डिमांड आई आपकी 74 में, आपने फ्रॉड किया था, आपने उस पर टैक्स पे किया तो ऑब्वियसली अब उस टैक्स का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, आईटीसी नहीं ले सकते हो. सिंपल सी कंडीशन है. Tax paid in pursuance of any order where demand has been confirmed on account of fraud, willful misstatement, suppression of facts under 74 cannot be availed as ITC. So आपको यहाँ पे डिमांड आई थी सेक्शन 74 के अंडर, फॉर व्हाट, यहाँ पे कोई फ्रॉड हो सकता है, विलफुल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हो सकता है, उसके लिए आपको डिमांड आई, आपने टैक्स पे कर दिया, आप बोल रहे हो मेरे को आईटीसी दे दे, तो भाई साहब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है. सो यहाँ पे नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग फ्रॉड. नेक्स्ट यहाँ पे एक बस छोटा सा अमेंडमेंट है, जहाँ जीएसटीआर 1 था वहाँ 1A भी आ गया. क्या था आपको याद है क्या, आप आईटीसी नहीं ले सकते अनलेस, क्या थी बात, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो जी आपके सप्लायर ने जब जीएसटीआर 1 या 1A में यहाँ पे डिटेल्स डाली है, रेसिपिएंट को 2B में यहाँ पे आई है, तभी वो आईटीसी अवेल कर सकता है, तभी वो आईटीसी अवेल कर सकता है. तो यहाँ पहले सिर्फ जीएसटीआर 1 जो था उसको 1A भी कर दिया है, 1A भी कर दिया. सो अब जब सप्लायर यहाँ पे डिटेल्स इनवॉइस की डेबिट नोट की 1 या 1A में डालेगा और रेसिपिएंट के 2B में आएगी, तभी वो रेसिपिएंट आईटीसी अवेल कर सकता है. दैट्स इट. इसके बाद ये वाला क्लैरिफिकेशन अपन ने ऑलरेडी वैल्यू वाले चैप्टर में देख लिया है ऑलरेडी. क्या, जो प्रीमियम पर शेयर टैक्सेबल वैल्यू में नहीं आता है एज पर रूल 32(4), उससे ना तो निल रेटेड सप्लाई बोलेंगे ना कि एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं रूल 42-43 के हिसाब से. ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी अंडर 16(4) for RCM supplied received from unregistered person and tax paid under RCM. तो अब आपको RCM की सप्लाई मिली है किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से. यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को क्या आई है, यहाँ पे आई है RCM सप्लाईज, उसने टैक्स पे किया अंडर RCM. सो इसमें यहाँ बात आई कि भाई टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी कहाँ से देखा जाएगा, तो सिंपल सी बात उन्होंने क्या बोली कि यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी जो देखना रहेगा वो कहाँ से देगा, shall be financial in which invoice is issued subject to payment of tax and other condition. जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू हुई है वहां से देखना है. जिस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे सप्लाई आई है उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस है वहां से अपने को देखना है. ठीक है, अपनी वही बात होती है, इनवॉइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जिस साल का है वहां से उसके साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक हम ले सकते हैं. सो फाइनेंशियल ईयर जो रेलेवेंट है वो क्या है, जब इनवॉइस जहां इशू हुई है. देखेंगे, देखो एक बार किसकी बात हो रही है, आरसीएम सप्लाईज की. रजिस्टर्ड रिसिपिएंट रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन आल्सो लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम हैज टू इशू इनवॉइस हिमसेल्फ अंडर 31(3)(f) एंड पे टैक्स. ये अपनी बात हुई है. अभी जब भी आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले रहा है, यहाँ पे सप्लाईज ले रहा है जिसमें उसको टैक्स आरसीएम पे करना है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड होता है, तब आपको इनवॉइस इशू करनी होती है, रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस इशू करनी है. बेस्ड ऑन सेट इनवॉइस ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी, उस इनवॉइस के बेसिस पे उसको आईटीसी मिल जाएगा. सो द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट अंडर 16(4) टू अवेल आईटीसी विल बी द financial year in which invoice is issued by the recipient. जिस साल आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स. ऑब्वियसली आरसीएम का अपने को क्रेडिट कब मिलता है, अपन टैक्स का पेमेंट करते हैं उसके बाद ही. सो फाइनेंशियल ईयर कौन सा, जिस साल आप इनवॉइस इशू कर रहे हो वो रेलेवेंट होगा. द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड इज इररिलेवेंट.
फाइनेंस जब आपको सप्लाई मिली उससे कोई मतलब नहीं है, जिस टाइम आप इनवॉइस बना रहे हो वो टाइम आपका क्या है भाई, उस टाइम पे क्या बात हो रही है उस साल से देखा जाएगा अपने को। इस साल से सप्लाई मार्च में आई, इनवॉइस अप्रैल में बनाया तो अप्रैल से देखा जाएगा, अप्रैल से देखा जाएगा। इफ इन रिसिपिएंट इश्यूज इनवॉइस आफ्टर इट्स टाइम ऑफ सप्लाई, अब रिसिपिएंट ने फॉर एग्जांपल लेट इनवॉइस इशू करी तो ऑब्वियसली लेट इनवॉइस इशू करी, लेट टैक्स पे किया तो उसको इंटरेस्ट तो लगेगा ही, जो पेनल्टी लगेगी वो तो लगेगी, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी, ठीक है। सो सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया किसमें, आरसीएम जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, यहाँ पे आरसीएम सप्लाईज आ रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको इनवॉइस इशू करना होता है और उसी इनवॉइस के बेसिस पे वो आईटीसी लेता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ 16/4 वही इनवॉइस का डेट रहेगा, सप्लाई का डेट नहीं रहेगा, सप्लाई का डेट नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल सा था ये क्लैरिफिकेशन। अब नेक्स्ट डेमो व्हीकल पे क्लैरिफिकेशन आया, सिंपल सी बात है, देखो अपन गाड़ी लेने जाते हैं, डेमो व्हीकल वहां पे होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, प्रमोट सेल्स वेल्स प्रमोट करने के लिए। अब याद है क्या ब्लॉक क्रेडिट पड़ा था, मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, मोटर व्हीकल का क्रेडिट यहाँ पे ब्लॉक्ड होता है, ये अपन ने पढ़ा था 13 सीटर या उससे कम का मोटर व्हीकल होता है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है। बट क्रेडिट कब मिलता है, अगर हम व्हीकल यूज करें फॉर फर्दर सप्लाई, तब तो क्रेडिट अवेलेबल होता है, क्रेडिट अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही समझेंगे। अब डेमो व्हीकल आया, आपने क्यों यूज किया, सेल्स के प्रमोशन के लिए यहाँ पे आपने यूज किया, ठीक है, आप वो दिखा रहे हो, तो उस केस में क्या बोला कि भाई उससे क्या बोला जा सकता है, आप सेल्स प्रमोट करने के लिए यूज करो डेमो व्हीकल, उसको बोला जा सकता है कि ये फर्दर सप्लाई के लिए यूज हुआ है, ठीक है, फर्दर सप्लाई के लिए यूज हुआ है, तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, पहली बात। बट अगर किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं डेमो व्हीकल, जैसे कि एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैनेजमेंट के लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस में ये नहीं बोला जाएगा कि फर्दर सप्लाई के लिए यूज हुआ है, तो फिर उस केस में आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा डेमो व्हीकल्स पे। देखो पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या बात है, डेमो व्हीकल यूज फॉर ट्रायल रन, आपने डेमो व्हीकल यूज किया, ट्रायल रन यूज टू प्रमोट सेल्स, सेल्स प्रमोट करने के लिए, आर यूज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, तो उसे क्या बोला जा सकता है कि किस चीज के लिए यूज किया, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए यूज किया है, फर्दर सप्लाई के लिए यूज किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेमो व्हीकल जब भी प्रमोट करने के लिए सेल्स यहाँ पे यूज किया गया, उसे बोला जा सकता है कि वो फर्दर सप्लाई के लिए यूज किया है, और उस केस में आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड एंड आईटीसी विल बी अवेलेबल, तो फिर आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा 17(5) में और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इफ डेमो व्हीकल यूज फॉर अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए आपका डेमो व्हीकल यूज हुआ है, किसी और पर्पस के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, वेयर दे आर नॉट यूज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, जहां पे वो नहीं यूज हो रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं हो रहे, वो यहाँ पे किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो उस केस में क्या बोला जाएगा कि दे आर नॉट यूज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, तो फिर बोला जा सकता है कि भाई फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं, जब फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं, तो सीधी बात है आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा, आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह, तो उस केस में बोला जा सकता है कि फर्दर सप्लाई के लिए नहीं यूज किया, और उस केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, डीलर जो है वो मियरली एजेंट जैसे एक्ट कर रहा है, एजेंट जैसे एक्ट कर रहा है, तब क्या होगा, सो इफ डीलर मियरली एक्टिंग एज एजेंट सर्विस प्रोवाइडर टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे एजेंट जैसे काम कर रहा है वो, फॉर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, या टेस्ट ड्राइव दे रहा है पोटेंशियल कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में, सो मियरली ही इज एक्टिंग एज एजेंट, एजेंट कैपेसिटी में जब काम कर रहा है तब क्या होगा, so dealer is merely providing marketing services to manufacturer, he is not making supply of motor vehicle on his own account, वो यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा है on his own account, ठीक है। so the said demo vehicle cannot be said to be used by the dealer for making further supply ऑफ द मोटर व्हीकल, तो फिर बोला जा सकता है कि भाई ये मोटर व्हीकल उसने नहीं यूज किया फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, नहीं यूज किया फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, सच डेमो व्हीकल आर नॉट यूज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, इसीलिए उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, जब फर्दर सप्लाई के लिए यूज ही नहीं किया तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी डीलर एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है, एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो ये बोला जा सकता है कि उसने मोटर व्हीकल नहीं यूज किया है फॉर फर्दर सप्लाई, और जब नहीं यूज किया फॉर फर्दर सप्लाई देन आईटीसी विल बी ब्लॉक, देन आईटीसी विल बी ब्लॉक, ठीक है। सेट कर दो, सेट आ गया है। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल इफ दे आर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ऑथराइज्ड डीलर, अब ऑथराइज्ड डीलर ने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। सो उस केस में कैसा रहेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि भाई अगर आपने आईटीसी कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर दिया तो क्या उस केस में आईटीसी मिलता, नहीं, यू कैन टेक बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और यू कैन टेक बेनिफिट अंडर जीएसटी एक्ट, तो अगर आपने कभी भी
कभी भी कैपिटलाइज कर दिया आईटीसी कंपोनेंट को तो ऑब्वियसली आपको उसमें सवाल ही नहीं उठता आईटीसी मिलने का। 16(3) में हमने पढ़ा है। देखो, इफ सच व्हीकल आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ डीलर दे आर कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड्स। Availability of ITC on demo vehicle is not affected by capitalization. They cannot claim ITC on the tax component. अगर उन्हें यहाँ पे क्या कैपिटलाइज कर दिया, टैक्स कंपोनेंट कैपिटलाइज कर दिया, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। इफ कैपिटलाइज डेमो व्हीकल बाद में वो बेचता है तो ऑब्वियसली उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर 18(6). ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने टैक्स कंपोनेंट कैपिटलाइज कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा टैक्स कंपोनेंट पे। नहीं कैपिटलाइज किया तो फिर जो अपने ऊपर पॉइंट्स पड़े थे वही एप्लीकेबल रहेंगे। और जब भी कैपिटल गुड्स को हम बेचते हैं तो हमको टैक्स पे करना पड़ता है एज पर 18(6), वैसे टैक्स आपको पे करना रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आया क्या है, द सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट सम टैक्स अथॉरिटी वेयर डिनाइंग आईटीसी ऑन डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज्ड इन ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क में। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, उसमें डक्ट्स और मैनहोल्स बनाते हैं। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या बोल रहा था कि भाई इसमें क्या आईटीसी इसका नहीं मिलना चाहिए। कंसिडरिंग देम एज रिमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपसे पूछा है कि भाई क्या रहेगा। सो ये जो डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनते हैं ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं ओएफसी नेटवर्क के। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो रहता है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन वाले जो नेटवर्क बिछाते हैं उसमें डक्ट्स एंड मैनहोल्स एकदम इंटीग्रल पार्ट होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन हमने देखी थी, वहां पे क्या है, डक्ट्स एंड मैनहोल्स को एक्सक्लूड किया था। नहीं, ना तो वो लैंड एंड बिल्डिंग है, ना सिविल स्ट्रक्चर है, ना टेलीकम्युनिकेशन पावर और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री है, ये सब हटाया था प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से। ठीक है, तो इनको डक्ट्स एंड मैनहोल्स को प्लांट एंड मशीनरी बोला जा सकता है और इनका आईटीसी मिल जाएगा और ब्लॉक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डक्ट्स एंड मैनहोल्स को प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं और इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। आईटीसी प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाता है, हमने देखा था। ठीक है, अब बहुत डिटेल में भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका क्या है, डक्ट्स एंड मैनहोल्स इंटीग्रल पार्ट है, इनका आईटीसी मिल जाएगा और ब्लॉक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन किससे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस लिया, किसका, गाड़ी का इंश्योरेंस लिया। अब क्या होता है इंश्योर कि भाई कोई रिपेयर होना है, कोई डैमेज होना है तो वो इंश्योर हो जाता है, अपन प्रीमियम पे करते हैं वो इंश्योर हो जाता है। अब कुछ यहाँ पे डैमेज हुआ तो रिपेयर करवाते हैं अपन। ठीक है, तो अब दो तरीके से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का सेटलमेंट करती है, या तो कैशलेस मोड या रिएम्बर्समेंट मोड। कैशलेस मोड में क्या होता है कि भाई यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके जो नेटवर्क गैरेजेस है उन गैरेज से आपने रिपेयर करवाया तो कैशलेस डायरेक्टली गैरेज वाले को ही पैसे दे देती है, दूसरा है रिएम्बर्समेंट मोड, नॉन नेटवर्क गैरेजेस से आपने क्या कराया, यहाँ पे आपने रिपेयरिंग वगैरह कराई तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि ठीक है आप ठीक करा लो, हमको बिल सबमिट कर देना, हम आपको क्या कर देंगे यहाँ पे रिएम्बर्समेंट कर देंगे रिपेयर कॉस्ट। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। अब क्या दोनों केसेस में जो रिपेयर का इनवॉइस है कौन इशू करेगा, गैरेज इशू करेगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। क्या इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है जी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उस पर आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है दोनों भी मोड में। कैशलेस में तो सिंपल है, रिएम्बर्समेंट में डिफरेंट इश्यूज थे, तो ये रिएम्बर्समेंट के केस पे दो इश्यूज, इशू 1 और 2 आया, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं क्या बात है, जो अपन ने बात की वही है। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड जनरल इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल एंड हैंडल रिपेयर डैमेज कॉस्ट थ्रू ईदर कैशलेस और रिएम्बर्समेंट मोड। सो कैशलेस या रिएम्बर्समेंट मोड से यहाँ पे ये देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी सेटलमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, या कैशलेस मोड से या रिएम्बर्समेंट मोड से। अंदर बोथ मोड रिपेयर इन्वॉल्व्स इनवॉइसेस व्हिच आर इशूड बाय गैरेज टू इंश्योरेंस कंपनी। दोनों भी केस में इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, गैरेज इंश्योरेंस कंपनी को। फॉर कैशलेस मोड इंश्योरर डायरेक्टली पे नेटवर्क गैरेजेस फॉर अप्रूव्ड रिपेयर्स। कैशलेस मोड में डायरेक्टली जितना भी अप्रूव्ड रिपेयर कॉस्ट हुआ वो कौन किसको पे करता है, यहाँ पे सीधे इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, किसको, गैरेज को पे कर देती है। पर रिएम्बर्समेंट मोड के लिए, फॉर रिएम्बर्समेंट मोड पॉलिसी होल्डर्स पे नॉन नेटवर्क गैरेजेस और बाद में वो रिएम्बर्स करती, इंश्योरेंस कंपनी रिएम्बर्स करती, जितना भी कॉस्ट अप्रूव किया उतना वो रिएम्बर्स कर देती है। ठीक है, पॉलिसी होल्डर खुद पहले नॉन नेटवर्क गैरेज को पैसा दे देता है, फिर जितना अमाउंट अप्रूव हुआ उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को दे देती है। इंश्योरेंस कंपनी कैन अवेल आईटीसी ऑफ टैक्स पेड फॉर रिपेयर सर्विस बेस्ड ऑन इनवॉइस इशूड बाय गैरेज इन बोथ द मोड्स ऑफ सेटलमेंट। दोनों भी केसेस में इन्होंने क्या बोला कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी भाई, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी अवेल कर सकती है वो रिपेयर सर्विसेज का बेस्ड ऑन जो भी इनवॉइसेस गैरेज इशू कर रहा है, दोनों भी सेटलमेंट केसेस में। ठीक है, अब कैशलेस में तो सिंपल है, रिएम्बर्समेंट मोड के लिए स्पेशली ये दो इश्यूज आए और उसका एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दिया। देखो क्या दिया,
एक्सटेंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू इंश्योरेंस इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ टू सेपरेट इनवॉइस बाय द गैरेज। अब गैरेज ने दो इनवॉइस इशू किया, रिएम्बर्समेंट मोड की बात करें, दो इनवॉइस इशू किया फॉर रिपेयर सर्विस, वन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट। जितना अप्रूव कर रही है यहाँ पे कौन, इंश्योरेंस कंपनी, उतना तो गैरेज ने किसको किया भाई, यहाँ पे अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट का इंश्योरेंस कंपनी ने या इंश्योरेंस कंपनी को इशू किया उन्होंने इनवॉइस। एंड अनादर टू कस्टमर फॉर एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट के लिए कस्टमर को किया। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का टोटल रिपेयर था, 40,000 इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करे तो 40,000 का इनवॉइस उन्होंने इशू किया इंश्योरेंस कंपनी के नाम का, 10,000 का यहाँ पे कस्टमर के नाम का। तो इस केस में आईटीसी कितना मिलेगा, आईटीसी इज अवेलेबल टू इंश्योरेंस कंपनी ओनली टू द इनवॉइस इशूड टू इट, मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी को इनवॉइस इशू किया उतने का ही आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। 40,000 पे जो आईटीसी लेगा उतना ही मिलेगा। सब्जेक्ट टू रिएम्बर्समेंट ऑफ द सेड अमाउंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द कस्टमर, ऑब्वियसली वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर को देना भी चाहिए। उसके बाद इशू नंबर 2, एक्सटेंड ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू इंश्योरेंस इन केस ऑफ इशू ऑफ सिंगल इनवॉइस बाय द गैरेज कवरिंग फुल अमाउंट फॉर रिपेयर सर्विस एंड इंश्योरेंस कंपनी रिएम्बर्स ओनली द अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट। दूसरे केस में क्या हुआ, इनवॉइस एक ही बना, दो इनवॉइस नहीं बना, टोटल अमाउंट का एक इनवॉइस बना 50,000 का यहाँ पे, ठीक है, पर इंश्योरेंस कंपनी 40,000 रुपए ही देती है क्योंकि उन्होंने उतना ही अप्रूव किया, उनके पॉलिसी के हिसाब से उतना ही अप्रूव होता है, तो उन्होंने 40,000 दिया यहाँ पे इंश्योर्ड को। तो उस केस में ITC is available to insurance company only to the extent of reimbursement of approved claim cost। बेटा यहाँ पे reimbursement कर लो, यहाँ पे कुछ गलती से रेनबो सीमेंट आ गया है, गलती से reimbursement है वो। So ITC is available to insurance company only to the extent of reimbursement of approved claim cost। जितना claim cost आपने अप्रूव किया उतना ही आपको, उतने पे ही आपको ITC मिलेगा टू द इंश्योर्ड एंड नॉट ऑन द फुल इनवॉइस वैल्यू। पूरे इनवॉइस वैल्यू पे नहीं मिलेगा। आपने 40,000 रिएम्बर्स किया तो आपको उसी से पर्टेनिंग ITC मिल सकता है, ठीक है, ये एक आया। थर्ड, वेदर ITC इज अवेलेबल टू इंश्योरर इवन इफ इनवॉइस फॉर द व्हीकल रिपेयर इज नॉट इन इंश्योरेंस कंपनी ने। अब इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं है इनवॉइस, तो उस केस में क्या इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा? इंश्योर्ड के नाम पे दे दिया फॉर एग्जांपल इनवॉइस, नहीं मिल सकता भाई। हमने पढ़ा हुआ है कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, आपका इनवॉइस होना चाहिए आपके नाम पे। सो आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू इंश्योरेंस कंपनी एज इट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 16(2)(a) एंड AA। सो सीधी सादी बात है, आपके नाम पे इनवॉइस होगा तभी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो ऐसे सारे रिपेयर के केसेस में क्या बोला जाएगा भाई, आप बिल पे किसका नाम डालो, इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन जो है, इसका एक पार्ट अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया था, अपन टेबल से देखते हैं, ये क्लैरिफिकेशन अभी बनाया है। देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी अपन ने पढ़ा था, याद है क्या, वारंटी अपना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर वारंटी में है आपका, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप किस में है, वारंटी में है, तो उस केस में अपन ने देखा था क्या होता है उस केस में, अगर आपका लैपटॉप वारंटी वगैरह में है और आपको रिप्लेसमेंट दे रहा है कौन, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो अगर विदाउट एडिशनल कंसिडरेशन आपको रिप्लेसमेंट रिपेयर किया जा रहा है, सो नो जीएसटी इज पेएबल, चाहे मैन्युफैक्चरर करे चाहे डिस्ट्रीब्यूटर करे, अपन ने पढ़ा था। अगर एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है तो जीएसटी लगेगा। अब यहाँ पे सवाल आया कि भाई आईटीसी के कुछ रिवर्सल वगैरह का होगा क्या, तो उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है, देखेंगे। अलग अलग पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफर्स वारंटी एंड प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट रिपेयर सर्विस टू कस्टमर विदाउट चार्जिंग एडिशनल कंसिडरेशन। मैन्युफैक्चरर ने ऑफर करी वारंटी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने ऑफर करी वारंटी और रिप्लेसमेंट दे रहा है या रिपेयर दे रहा है विदाउट चार्जिंग एडिशनल कंसिडरेशन। कुछ नहीं, आपने लैपटॉप लिया था 1 लाख रुपए का, बस अभी 1 साल के अंदर अंदर आप गए, कीपैड खराब हुआ, आपका फ्री में उसने सुधार के दे दिया। सो नो, क्या कोई कंसिडरेशन है? नहीं। सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नॉट सप्लाई, नो जीएसटी इज पेएबल, नो जीएसटी इज पेएबल, ठीक है, CON मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन, सो नो जीएसटी इज पेएबल, नॉट कंसीडर्ड। और इसको ना एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलेंगे कि नहीं भाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई अप्लाई नहीं है, उसने जब वो 1 लाख रुपए लिया तभी उसने मान लिया होगा कि आपका क्या हो सकता है लाइकली कॉस्ट ऑफ रिपेयर, वो ले लेते हैं उसी टाइम पे। सो उसी टाइम पे आपके वो 1 लाख का जब हम लैपटॉप लेते हैं तभी मैन्युफैक्चरर को पता है 100 में 10 लोग आएंगे, तो वो 1 लाख का वैल्यू उसी हिसाब से सेट किया उन्होंने। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई और कोई आईटीसी के रिवर्सल की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, इट इज नॉट सप्लाई, नो जीएसटी इज पेएबल, और यहाँ पे ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स एनी आईटीसी। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। जब डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर रहा है रिप्लेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो 4 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, उसको एग्जामिन किया, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस पार्ट
एंड चार्जेस द कंसिडरेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस। डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्ट तो चेंज करके दे दिया, पर कंसिडरेशन उसने किससे चार्ज की? मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। तो अब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर से आपने खरीदा लैपटॉप, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि ठीक है मेरे पास ही आ जाना, मैं देख दूंगा। तो उसने देखा कि अच्छा कीपैड खराब हुआ है, तो उसने आपको सुधार दिया, 2000 रुपये उसने क्या कर दिया, इनवॉइस रेज कर दिया मैन्युफैक्चरर को वो क्यों अपने पॉकेट से देगा? तो मैन्युफैक्चरर बोला कोई भी ठीक कराने आएगा तो तू ठीक कर देना, मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू कर देना। उसने उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। तो इस केस में जीएसटी कौन टैक्स पे करेगा? जीएसटी ऑब्वियसली वो 2000 रुपए का, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी पे करेगा, जीएसटी विल बी पेएबल डिस्ट्रीब्यूटर। वो 2000 पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा वो कौन लेगा? मैन्युफैक्चरर ले लेगा, एंड मैन्युफैक्चरर विल टेक आईटीसी। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से कोई आईटीसी के रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आया यहाँ पे क्या, सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेकेंड बात क्या आई, डिस्ट्रीब्यूटर ने कैसे किया, अभी रेस किया रिक्विजिशन टू मैन्युफैक्चरर फॉर पार्ट टू बी रिप्लेस एंड मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द सेट पार्ट। आप लैपटॉप लेके गए, भाई प्रॉब्लम आ गई, कीपैड चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला ठीक है लैपटॉप रख के जाओ मैं ठीक करवाता हूँ। उसने क्या किया, रेस किया रिक्विजिशन, मैन्युफैक्चरर को बोला भाई कीपैड भेजो मेरे को चेंज करना है, उसने उसको कीपैड भेज दिया। सो मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग सच पार्ट विदाउट चार्जिंग कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया, डायरेक्टली कीपैड भेज दिया। सो इन दिस केस नो जीएसटी इज पेड बाय मैन्युफैक्चरर, कुछ भी जीएसटी किसी से भी पेएबल नहीं रहेगा। और इस केस में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं, और कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी नहीं है बाय मैन्युफैक्चरर, रिवर्सल ऑफ आईटीसी का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद में ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, अब रिवर्सल ऑफ आईटीसी की शुरुआत से क्या बात आ रही है, उन्होंने बोला कि क्या हम इसको एग्जाम सप्लाई मानेंगे कि फ्री में दे रहा है तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी करें, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी की जरूरत नहीं है, एग्जाम सप्लाई नहीं होता। जब मैन्युफैक्चरर फर्स्ट टाइम चार्ज करता है उसी टाइम वो ले लेता है लाइकली कॉस्ट ऑफ रिपेयर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस पार्ट आउट ऑफ सप्लाई ऑलरेडी रिसीव बाय हिम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर इशूज अ सीएन, मतलब क्रेडिट नोट। ठीक है, क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया पार्ट आउट ऑफ सप्लाई ऑलरेडी रिसीव बाय, मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी उसको 10 कीपैड रख के दिए थे, बोले कि पता है यार 200 लैपटॉप बेचो तो 10 कीपैड तो खराब निकलती है, तो तू 10 कीपैड रख। तो उस केस में उसने 10 कीपैड देके रखे, और बाद में वो उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। तो क्रेडिट नोट इशू जब भी होता है, याद है सेक्शन 34 में अपन ने पढ़ा है, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। सो टैक्स लायबिलिटी में बी एडजस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट टू कंडीशन कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो भी आईटीसी पहले लिया होगा उसको क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। क्रेडिट नोट के केस में अपने को पता है सामने वाला पहले आईटीसी ले लेता है, अब क्रेडिट नोट के बेसिस पर रिवर्सल कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो टैक्स लायबिलिटी में बी एडजस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर subject to condition that distributor has reversed ITC availed against the part so replaced, और लास्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के साइड से क्या सिचुएशन है, डिस्ट्रीब्यूटर replaces using his stock and raises requisition to manufacturer. Manufacturer provides goods or parts to distributor by delivery चालान without consideration. तो इसने अपने पास से कीपैड चेंज कर दिया, बाद में रिक्विजिशन रेज किया, उसने विदाउट कंसिडरेशन दे दिया। फिर से सिंपल सी बात है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं है, 7(1) के हिसाब से सप्लाई नहीं है तो नो जीएसटी पेएबल, और कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लास्ट इसमें क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर रहा है रिपेयर सर्विसेज इन एडिशन टू रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑन मैन्युफैक्चरर्स बिहाफ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे रिपेयर सर्विस भी दे रहा है, रिप्लेसमेंट सर्विस भी दे रहा है, क्योंकि वारंटी में आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बट चार्जेस मैन्युफैक्चरर बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट, और मैन्युफैक्चरर को चार्ज कर रहा है या तो टैक्स इनवॉइस इशू करके या डेबिट नोट इशू करके। तो सिंपल सी बात है, हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है सर्विस का, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, वो चार्ज कर रहा है टैक्स इनवॉइस इशू करके। सो इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी विल बी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर कैन अवेल द आईटीसी, मैन्युफैक्चरर कैन अवेल द आईटीसी, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें, ये अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पे कब जीएसटी लगेगा कब नहीं लगेगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं, ये सारा डिस्कशन अपन ने किया, ठीक है। चाहिए तो आप इसका क्या कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, और ये मैं आपको यहाँ पे, हाँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये समझने में इजी रहेगा, इसलिए ऐसे अलग अलग सिचुएशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब वापस आएंगे अपने अमेंडमेंट बुकलेट पे। सो इसमें ये पोर्शन तो अपन ऑलरेडी पढ़े थे, ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है वो टेबल से पढ़ोगे तो ज्यादा इजी समझ में आएगा, ठीक है, वहां पे सब कुछ कवर्ड है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, बात क्या हुई देखो,
17(5)(c) सेक्शन 17(5) अपन ने पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट का, ठीक है। तो 17(5)(c) में जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया प्लांट एंड मशीनरी, बट जो 17(5)(d) में वर्ड यूज किया है वो लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोथ प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट और मशीनरी है सेपरेट मीनिंग। जब एक्ट में ही आपने लिखा है एक जगह प्लांट एंड मशीनरी, एक जगह लिखा हो प्लांट और मशीनरी, सो अभी क्या बोला उन्होंने, दोनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। अब ये देखो धीरे धीरे चीजें आएगी। So the expression plant and machinery has same meaning as mentioned in section 17, जो definition दी हुई है वो plant and machinery की दी हुई है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ी थी। So वो बोला वो किसकी है, plant and machinery की, तो plant and machinery का तो वही मतलब रहेगा। बट मीनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या यूज हो सकता है, इज यूज शोज दैट देयर कुड बी अ प्लांट दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बोले अपन किसको बोल सकते हैं, कोई प्लांट जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि जो दोनों चीजें हैं प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट और मशीनरी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की तो वही डेफिनेशन रहेगी, प्लांट और मशीनरी जो है वो क्या, भी कोई प्लांट हो सकता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं कि भाई वो प्लांट हो सकता है। अब सवाल ये आया, द क्वेश्चन एज टू जो मॉल होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, कोई भी बिल्डिंग होती है अदर देन होटल सिनेमा, कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट विद इन द मीनिंग ऑफ प्लांट और मशीनरी। सो जो मॉल है, वेयर हाउस है, बिल्डिंग है, इसको क्या प्लांट बोल सकते हैं, सवाल ये उठा। It is a factual question which has to determine, keeping in mind the business of the registered person and role that building plays in the said business। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो डिपेंड करेगा, केस टू केस वाली बात है कि किसी भी केस में हम ये मॉल को, वेयर हाउस को, बिल्डिंग को प्लांट बोल सकते हैं कि नहीं, डिपेंड करेगा कि उस इंसान का बिजनेस क्या है और वो बिल्डिंग उसमें क्या रोल प्ले कर रही है उसके बिजनेस पे, उसके बेसिस पे फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटी ऑफ सप्लाइंग सर्विस लाइक रेंटिंग और गिविंग ऑन लीज द अदर ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। सो बोले कि अच्छा अगर वो बिल्डिंग क्यों बनानी थी, क्योंकि आपको रेंट पे ही देनी थी, रेंट पे ही देनी थी। इन दैट केस द बिल्डिंग कुड बी हेल्ड टू बी प्लांट, उस केस में उसको प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बिल्डिंग को रेंट पे देनी है, लीज पे देनी है, जो भी शेड्यूल 2 में आइटम्स कवर्ड थे, पैरा 2 और 5 में, क्लॉज 2 और 5 में, उसके हिसाब से अगर आपको बिल्डिंग को यहाँ पे रेंट पे देना, लीज पे देना, ये सारी चीजें हैं, तो उस केस में बिल्डिंग को प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें इतनी बात हुई है, अभी इसमें धीरे धीरे चीजें और आएगी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें खाली अपने को इतनी सी बात याद रखनी है कि प्लांट एंड मशीनरी के केस में क्या बात बोली उन्होंने कि भी 17(5)(c) में प्लांट एंड मशीनरी यूज किया, 17(5)(d) में प्लांट और मशीनरी यूज किया, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो वो डेफिनेशन दी वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए दी है। प्लांट और मशीनरी को क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई प्लांट जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा, ठीक है, बस इतनी बात है। नेक्स्ट है भाई प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के क्लैरिफिकेशंस देखेंगे। सबसे पहले सिंपल सा क्लैरिफिकेशन 10(1)(c) है, हमने पढ़ा था। देखो जब भी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को होती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को होती है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना है, जो भी उसका एड्रेस है, जो भी उसका एड्रेस है। बट अगर उसका एड्रेस नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। तो अभी कहाँ से क्या बात आई, जैसे कि हम ई कॉम प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदते हैं, ठीक है, वी आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब बिलिंग का एड्रेस अलग है, डिलीवरी का एड्रेस अलग है, तो किसको पकड़ना, किसको पकड़ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या कर लो भाई, डिलीवरी के एड्रेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। जब भी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है, डिलीवरी के एड्रेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। यहाँ पे देखो, फॉर गुड सप्लाइड थ्रू ई कॉम प्लेटफॉर्म टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, स्पेशली ई कॉम प्लेटफॉर्म में ये बातें आती है। द बिलिंग एड्रेस डिफर फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस, बिलिंग का एड्रेस अलग, डिलीवरी का एड्रेस अलग। इन द इनवॉइस द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, डिलीवरी ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन इनवॉइस को लिया जाएगा। सप्लाई में रिकॉर्ड डिलीवरी एड्रेस एज एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो डिलीवरी का एड्रेस है उसको लेना है, बिलिंग के एड्रेस को नहीं लेना है। किसकी बात हो रही है, 10(1)(c) वाले केस की, मतलब सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, ठीक है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन आया अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, ठीक है। जनरली क्या होता है, एड्रेस जो होता है वो होता है, अगर एड्रेस नहीं है देन LOS होता है। बट अगर एड्रेस जो है आपका बिलिंग का अलग है और डिलीवरी का अलग है तो क्या लेना, डिलीवरी का एड्रेस, सिंपल बात। नेक्स्ट, वेदर कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू FPI, बैंक जो कस्टोडियन सर्विसेज दे रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को,
विल बी ट्रीटेड एज सर्विस प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर, क्या माना जाएगा कि वो उनके अकाउंट होल्डर है, उनकी सर्विस ट्रीट की जाएगी। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सेक्शन 13(8) के हिसाब से लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। 13(8) अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को सर्विस देती है, तो LOS होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे पूछा क्या इसको जो बैंक किसको दे रहा है, FPI इसको यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, क्या ये माना जाएगा कि वो उनके अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहा है? तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया नहीं, उसको नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे उसके लिए क्योंकि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो सेक्शन 13(2) डिफॉल्ट के हिसाब से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। देखो, कस्टोडियन सर्विसेज बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू FPI आर नॉट ट्रीटेड एज सर्विस प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर, वो उनके कोई अकाउंट होल्डर नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। दीज सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर 13(8) सो इसलिए 13(8) में कवर नहीं होगा। 13(8) में कवर नहीं होगा और कोई स्पेसिफिक है नहीं यहाँ पे सेक्शन उसके लिए। सो इस केस में क्या होता है, डिफॉल्ट पे जाते हैं अपन। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड बाय डिफॉल्ट प्रोविजन, दैट इज 13(2) के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन आया, थोड़ा सा लेंथी क्लैरिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज कोई इंडिया की एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, इंडिया की एडवर्टाइजमेंट कंपनी एजेंसी है, वो सर्विस दे रही है किसी फॉरेन क्लाइंट को, फॉरेन क्लाइंट को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है? तो अलग अलग चीजें यहाँ पे एग्जामिन किया कि क्या उसको इंटरमीडिएटरी सर्विस मानोगे आप, तो नहीं मानोगे भाई। क्या यहाँ पे अलग अलग चीजें 13(3)(a) के हिसाब से होगा तो नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आप कैसे डिटरमाइन करोगे, डिफॉल्ट रूल मतलब 13(2) के हिसाब से, डिफॉल्ट रूल मतलब 13(2) के हिसाब से। सो एक एक सिनेरियो में क्या क्या बताया बड़ा क्विकली हम देखेंगे। देखो क्या हो रहा है, एक कोई फॉरेन की कंपनी है, उसने इंडिया की कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी को हायर किया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस के लिए। देखो, अ फॉरेन कंपनी हायर्स इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी टू मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सारे काम कर रहे हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंपनी ने इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया। जैसे कि मीडिया प्लानिंग करनी, कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है, कैंपेन मॉनिटरिंग करनी, ये सारी चीजें बोला इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कि भाई आप ही करो हमारे बिहाफ में, हमारे बिहाफ में, ठीक है। तो द एजेंसी works with media owners in India to buy media space for ads and track the campaign progress। अब फॉरेन कंपनी ने पूरा का पूरा काम किसको दे दिया, इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। अब इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने क्या किया, ढूंढा एक मीडिया ओनर, और मीडिया ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई यहाँ पे क्या मीडिया स्पेस वगैरह लगेगा, कैंपेन जो भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक व्रैक करेंगे। तो उन्होंने किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई मीडिया ओनर्स के साथ में। सो फॉरेन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एडवर्टाइजमेंट कंपनी इंडिया से, इंडियन कंपनी ने क्या किया, मीडिया ओनर के साथ काम किया। फिर मीडिया ओनर ने क्या किया, इनवॉइस रेस किया यहाँ पे एजेंसी को फॉर मीडिया कॉस्ट, जो भी मीडिया से रिलेटेड खर्चा आया उसके लिए वो किसको बिल करेंगे, इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, उन्होंने उनको यहाँ पे एंगेज किया है, विच द एजेंसी पेज, इंडियन एजेंसी पे करती है। Then the agency raises invoice to foreign client for advertisement service and receives the payment in foreign currency। So उसके बाद में जो भी पूरा का पूरा इनवॉइस है वो कौन रेस करेगी, इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी फॉरेन कंपनी को रेस करेगी, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन में देखो अलग अलग ही हो रहे हैं भाई ट्रांजैक्शन। फॉरेन कंपनी ने इंगेज किया इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने किसको एंगेज किया, मीडिया ओनर को किया। मीडिया ओनर किसको पेमेंट कर रहा है, इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कर रहा है, किस चीज के लिए, खाली मीडिया कॉस्ट के लिए, खाली मीडिया कॉस्ट के लिए। और इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी पूरा का पूरा बिल किसको कर रही है, फॉरेन कंपनी को कर रही है। तो इस केस में क्या इनको इंटरमीडिएटरी बोलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आया, क्या इनको इंटरमीडिएटरी बोलेंगे? तो नहीं, इनको इंटरमीडिएटरी नहीं बोल सकते। क्यों? द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हैज टू सेपरेट एग्रीमेंट, दो सेपरेट एग्रीमेंट है, फॉरेन क्लाइंट के साथ अलग, यहाँ पे मीडिया कंपनी के साथ अलग, वन विद द फॉरेन क्लाइंट एंड अनदर विद द मीडिया कंपनी। इनवॉइस आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्रीमेंट, दोनों का अलग अलग इनवॉइसेस रहेंगे यहाँ पे। दिस सेटअप मीन्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एंड मीडिया कंपनी आर मेकिंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। एडवर्टाइजमेंट कंपनी फॉरेन कंपनी को इंडिपेंडेंट सर्विस दे रहा है, अलग ट्रांजैक्शन है। मीडिया ओनर जो है वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को वो अलग यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है with each other and there is no direct agreement between media company and foreign client। मीडिया कंपनी और फॉरेन क्लाइंट के बीच में कोई एग्रीमेंट है क्या? नहीं, तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इज नॉट एक्टिंग एज एजेंट, वो कोई एजेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी यहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सर्विसेज है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्रोवाइड सर्विस टू फॉरेन क्लाइंट ऑन इज ओन अकाउंट, ऑन इट्स ओन अकाउंट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सो क्लैरिफिकेशन क्या आया, द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इज प्रोवाइडिंग द मेन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज
which includes buying media space to foreign client on principal to principal basis. What is their main service? Indian एडवर्टाइजमेंट कंपनी की मेन सर्विस क्या है? वो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें एक पार्ट मीडिया स्पेस का है, उसके लिए उन्होंने अलग ट्रांजैक्शन किया हुआ है. सो ये जो ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं फॉरेन क्लाइंट के साथ, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे बोला जाएगा, वो कोई एजेंट नहीं है. Thus, agency cannot be treated as intermediary under the IGST Act. वो एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उसको कोई इंटरमीडिएटरी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंटरमीडिएटरी नहीं है. देन प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी लिंक्ड विद लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर 13(8). सो 13(8) के हिसाब से नहीं हो सकता. 13(8) में बी पॉइंट था इंटरमीडिएटरी का, ए पॉइंट किसका था? अकाउंट होल्डर्स को देते हैं जब भी बैंक्स अपनी सर्विसेज, तो या 13(8) बी क्या था? इंटरमीडिएटरी को आप देते हो. तो उन सभी केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती थी? लोकेशन ऑफ सप्लाई. तो इंटरमीडिएटरी तो नहीं है भाई, ये एक बात होगी. सेकेंड, clarification for advertising provided by Indian advertisement company or agency to foreign client. The foreign client is responsible for paying the advertisement agency for advertising services, not the consumer or target audience who see the ads. पैसे कौन दे रहा है इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को? फॉरेन क्लाइंट दे रहा है. जो इंडिया में एड देख रहा है उनके, वो थोड़ी ना पैसे दे रहा है. टारगेट ऑडियंस इन इंडिया तो ना पैसे दे रही, पैसे कौन दे रहा है? फॉरेन क्लाइंट दे रहे हैं. Even if the representative target audience in India, they are not considered as recipient of service. Target audience in India को recipient of service नहीं बोलेंगे. फॉरेन क्लाइंट ने एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ में, सो यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट रिसिपेंट ऑफ सर्विस है, ना कि टारगेट ऑडियंस इन इंडिया. The advertisement agency issues invoice to foreign client and receives payment directly from them. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 25 लाख का हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो 25 लाख रुपए डायरेक्टली कौन देगा उनको? फॉरेन क्लाइंट देगा उनको. कैन फॉरेन क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया और टारगेट ऑडियंस भी कंसिडर्ड एज रिसिपेंट ऑफ सर्विस? तो नहीं, उनको रिसिपेंट नहीं बोला जाएगा. द रिसिपेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस इज द फॉरेन क्लाइंट, नॉट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या कोई टारगेट ऑडियंस इन इंडिया है, उनको नहीं बिल्कुल भी बोला जाएगा. जो सिंपल सी बात है, फॉरेन में है, फॉरेन क्लाइंट है, वही रिसिपेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस है. हु इज द सप्लायर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस? एडवर्टाइजमेंट कंपनी. नेक्स्ट, कैन एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इसको एग्जामिन किया. कैन एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू फॉरेन क्लाइंट बी कंसिडर्ड एज परफॉर्मेंस बेस्ड अंडर 13(3). अब पूछा क्या इसको परफॉर्मेंस बेस्ड बोलेंगे क्या? तो नहीं भाई, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड भी नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? देखो 13(3)(a) के हिसाब से अगर आपको फॉल होना है, देन गुड्स होने चाहिए जो कि फिजिकली मेड अवेलेबल. यहाँ पे कोई गुड्स थोड़ी ना फिजिकली मेड अवेलेबल करा रहे. सो 13(3)(a) डजंट अप्लाई हियर, as advertisement service does not involve goods that need to be physically available with the supplier. 13(3) आपका ए कब लगता है? जब goods are required to be made physically available. यहाँ पे कोई goods थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ तो सर्विस का क्या बात हो रही है? एडवर्टाइजमेंट सर्विस की बात हो रही है. देन 13(3)(b) भी नहीं अप्लाई होता, बिकॉज foreign client or representative does not need to be physically present to avail the service. पर्सन का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होता है 13(3)(b) के लिए. यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस कोई फॉरेन क्लाइंट का जरूरी है क्या? नहीं ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव का जरूरी नहीं. देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस इज नॉट डिटरमाइंड अंडर 13(3). बोले 13(3) पे भी नहीं होगा, 13(8) पे भी नहीं होगा, 13(3) पे भी नहीं होगा. सो अब जब स्पेसिफिक रूल में कहीं फॉल नहीं हो रहा है तो कहाँ जाओगे आप? डिफॉल्ट प्रोविजन पे. इंस्टेड इज डिटरमाइंड अंडर 13(2). 13(2) में होगा. सो आपका रिसिपिएंट फॉरेन क्लाइंट जो है वो आउटसाइड इंडिया है, तो जब रिसिपिएंट हमारा आउटसाइड इंडिया होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? लोकेशन ऑफ फॉरेन क्लाइंट. ठीक है, लोकेशन ऑफ फॉरेन क्लाइंट आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाता है हमारा 13(2) के हिसाब से. उससे अभी क्या हो सकता है? ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में रिसिपिएंट आपका आउटसाइड, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका आउटसाइड इंडिया है, तो आपका क्या हो सकता है? ये एक्सपोर्ट में फॉलो हो सकता है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस जो एक्सपोर्ट की है वो यहाँ पे फुलफिल हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की. ठीक है, अब लास्ट क्या बात है? अब देखो, अब डिफरेंट बात है. अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है वो क्या एजेंट है, अगर वो एजेंट है किसकी? फॉरेन क्लाइंट की. सो इफ एडवर्टाइजमेंट कंपनी इन इंडिया एक्ट्स एज एन एजेंट, अब क्या कर रही है? वो एक्ट कर रही है एज एन एजेंट फॉर फॉरेन क्लाइंट इन सिक्योरिंग मीडिया स्पेस. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक है, तो अब भाई एजेंट है तो उस केस में तो इंटरमीडिएटरी है वो, फिर उस केस में क्या हो जाएगा? 13(8) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा. देखेंगे, देखो, द एग्रीमेंट फॉर मीडिया स्पेस एंड ब्रॉडकास्ट इज डायरेक्टली बिटवीन मीडिया ओनर एंड फॉरेन क्लाइंट. अब एग्रीमेंट किस दोनों के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? मीडिया ओनर और फॉरेन क्लाइंट के बीच में. ठीक है, विथ मीडिया ओनर डायरेक्टली इनवॉइसिंग एंड रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम फॉरेन क्लाइंट. पैसा मीडिया ओनर डायरेक्टली फॉरेन क्लाइंट को दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, इनवॉइस भी डायरेक्टली उनके नाम पे दे रहा है. The advertisement company only helps in facilitating this process and does not provide the service itself. एडवर्टाइजमेंट कंपनी खाली एक एजेंट के जैसा काम कर रही है इसमें. ठीक है, वो क्या कर रही है यहाँ पे? वो यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है इस प्रोसेस को, और वो कोई उनके खुद के अकाउंट में ये सर्विस नहीं दे रही, वो एजेंट है.
10 एडवर्टाइजमेंट कंपनी इनवॉइसेस द फॉरेन क्लाइंट फॉर फैसिलिटेशन सर्विसेज, जो फैसिलिटेशन चार्जेस है उसके लिए वो क्या कर रही है, उनको बिल कर रही है। फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएटरी हो जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएटरी 13(8)(b) के हिसाब से क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट कंपनी का जो लोकेशन रहेगा वही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वही सप्लाई कर रही है फैसिलिटेशन सर्विस, सो वही उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो ये क्लैरिफिकेशन था एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में। सो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जब वो ऑन देयर ओन अकाउंट, इन शॉर्ट अगर बात करें सर्विसेज दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिटरमाइन होता है, 13(2) के हिसाब से फॉरेन क्लाइंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। और अगर वो एजेंट है तो उस केस में 13(8) के हिसाब से, मतलब इंटरमीडिएटरी का लोकेशन, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें एक और लास्ट क्लैरिफिकेशन है, देखो किसके लिए, ये भी इसमें भी डिफरेंट इश्यूज हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डेटा होस्टिंग सर्विसेज, डेटा होस्टिंग सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे, इंडिया में है, एंड टू क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगा, फिर इसमें भी ऐसी अलग अलग एग्जामिन किया है कि क्या इंटरमीडिएटरी होगा, क्या 13(a) के हिसाब से होगा, ठीक है, क्या 13(4) के हिसाब से होगा, और फिर लास्ट में बात वही आती है कि 13(2) के हिसाब से होगा, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, और इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा अगर सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट में बात हुई, डिटेल में देखते हैं एक बार क्या आया ये क्लैरिफिकेशन। सो सबसे पहले पूछा कि क्या इसको इंटरमीडिएटरी सर्विस मान लेंगे, देखो ट्रांजैक्शन क्या है पहले वो समझो। इस डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड एंड यूजर, क्या इनको इंटरमीडिएटरी बोलेंगे क्लाउड प्रोवाइडर और एंड यूजर्स के बीच का, क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड जो देता है और एंड यूजर के बीच में क्या जो डेटा होस्टिंग सर्विसेज है उनको इंटरमीडिएटरी बोलेंगे। आर देयर सर्विस इंटरमीडिएटरी, सो द डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इधर ओन्स, या तो उनका खुद का होता है या लीज करते हैं एक डेटा सेंटर, डेटा सेंटर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली वो यहाँ पे लीज करते हैं, वेयर दे मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन टू ऑफर डेटा होस्टिंग सर्विसेज, जहां से वो डेटा होस्टिंग सर्विसेज देते हैं। एंड यूजर कस्टमर सब्सक्राइबर एक्सेस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंपाउंडिंग प्रोवाइडर, एंड यूजर्स क्या करेंगे, क्लाउड एक्सेस करते हैं अपन, जो क्लाउड कौन देता है, क्लाउड कंपाउंडिंग प्रोवाइडर ओवर इंटरनेट, विदाउट यूजिंग डेटा होस्टिंग प्रोवाइडर इंटरेक्टिंग विद देम। एंड यूजर से डेटा होस्टिंग जो सर्विसेज है, डेटा होस्ट जो है यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करता है। दस डेटा होस्टिंग प्रोवाइडर ऑफर सर्विस डायरेक्टली टू क्लाउड कंपाउंडिंग प्रोवाइडर, डेटा होस्टिंग सेंटर वाला जो है, जो डेटा सेंटर वाला है वो डायरेक्टली सर्विसेज क्लाउड वाले को दे रहा है, नॉट एक्टिंग एज ब्रोकर एजेंट, कोई एजेंट या ब्रोकर नहीं है वो किसको दे रहा है, क्लाउड को सर्विसेज दे रहा है, क्लाउड डायरेक्टली एंड यूजर को दे रहा है, क्लाउड डायरेक्टली एंड यूजर को स्पेस देता है, क्लाउड अपन लेते हैं क्लाउड। So the service is not considered as intermediary service. The place of supply cannot be determined as per 13(8)(b). So intermediary service तो बिल्कुल नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, डेटा होस्टिंग वाला है, यहाँ पे डेटा होस्टिंग सेंटर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, वो क्लाउड वाला है, क्लाउड वाला है, ठीक है। तो इस केस में इंटरमीडिएटरी तो नहीं है, क्लाउड डायरेक्टली एंड यूजर को सर्विस दे रहा है। सेकेंड बात आई, आर डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू गुड्स बीइंग मेड अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट विद प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड अंडर 13(3)(a). वो पूछ रहे हैं कि 13(3)(a) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा क्या, तो नहीं, उसके हिसाब से भी नहीं लगेगा, गुड्स थोड़ी ना फिजिकली अवेलेबल कराना पड़ रहा है। द डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफरिंग डेटा होस्टिंग सर्विसेज टू ओवरसीज क्लाउड प्रोवाइडर, ये अपनी बात हो गई। डेटा होस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है भाई, वो सर्विसेज दे रहा है किसको, क्लाउड वाले को, क्लाउड यहाँ पे ओवरसीज क्लाउड प्रोवाइडर्स को। द होस्टिंग प्रोवाइडर ओन्स एंड मैनेजेस ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, पावर, सिक्योरिटी एंड मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंटली। द डेटा सेंटर के पास में सब कुछ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। द क्लाउड प्रोवाइडर डू नॉट ओन और प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता है क्लाउड, दे इंस्टेड द होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर चार्जेस फीस फॉर द सर्विसेज एज पर स्पेसिफिक एग्रीमेंट ऑपरेटिंग ए सेपरेट एंटिटी। जो डेटा सेंटर है वो चार्ज करता है स्पेसिफिक फीस क्लाउड को सारा रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। सो क्लैरिफिकेशन क्या है भाई, डेटा होस्टिंग सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड टू गुड्स बीइंग मेड अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट
cloud provider to the supplier, so place of supply cannot be determined under 13(3)(a. भाई कोई गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं क्या? नहीं करा रहे हैं, तो इस केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई 13(3)(a के हिसाब से डिटरमाइन हो सकती है? नो, द प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर 13(3)(a. हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस? डेस्ट्रा होस्टिंग सेंटर. हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस? क्लाउड सर्विसेज. इनको कोई गुड्स अवेलेबल कराए क्या? नहीं कराए, तो इस केस में इससे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगी. इवन इफ क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स हार्डवेयर, अगर क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कोई हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता है, द डेटा होस्टिंग सर्विस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू गुड्स बीइंग मेड अवेलेबल. जो डेटा होस्टिंग सर्विसेज दे रहा है डेटा सेंटर वाला, किसको? क्लाउड को. उस केस में उसने कोई भी गुड्स अवेलेबल नहीं करवाए, कोई भी गुड्स अवेलेबल नहीं कराए. सो इस केस में क्या बोला जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई 13(3)(a के हिसाब से डिटरमाइन नहीं होगी. ठीक है, तो इंटरमीडिएटरी भी नहीं है, गुड्स बीइंग मेड अवेलेबल भी नहीं है, तो 13(8) भी नहीं लगेगा, 13(3) भी नहीं लगेगा. अब Are data hosting service provider in relation to immovable property with place of supply determined under 13(4)? अब सवाल ये आया कि क्या ये immovable property related service रहेगी? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. So data hosting services are not passive services related to immovable property. कोई passive services immovable property से related नहीं है. They involve providing essential service for cloud compounding to end user customer subscribers. So the data hosting services are not directly linked to immovable property or physical premises. So place of supply cannot be determined under 13(4). सवाल ही नहीं उठता. उसको आप कुछ incidental services भी नहीं बोल सकते immovable property से related. Data hosting service दे रहे हो cloud compounding वाले को. So इस केस में place of supply इसके हिसाब से भी डिटरमाइन नहीं होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले सेक्शन 13(4) के हिसाब से. तो लास्ट क्या बताई? देन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन प्रोवाइडर टू ओवरसीज एंड क्लाउड कंपाउंडिंग प्रोवाइडर? मेन यही याद रखना है आपको. द सर्विसेज, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक सेक्शन 13(3) to 13. Therefore the place of supply will be determined under section 13(2). default provision से निकलेगा place of supply which is location of service recipient. अगर outside India है तो location of service recipient, location of recipient place of supply हो जाएगा. This can be treated as export of service. अगर बाकी सारी conditions fulfill होती है तो इसे export of service मान लिया जाएगा. ठीक है, तो place of supply क्या रहेगा वो आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, तो ये सिंपल क्लैरिफिकेशन है place of supply चैप्टर में. बेसिकली place of supply क्या रहेगा ये अलग अलग सिचुएशंस पे ये इन्होंने यहाँ पे बताया है. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के यहाँ पे हम देखेंगे फटाफट. अमेंडमेंट सिंपल सा है. रूल 8 में एक सिंपल सा अमेंडमेंट है. क्या? एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप इफ ए इज नॉट ऑप्टेड. ए मतलब आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो फिर एडिशनल एक वेरिफिकेशन स्टेप हो जाएगा. तो जिसने भी यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया तो क्या किया जाएगा? उसकी फोटोग्राफ ली जाएगी. भाई उसकी फोटोग्राफ ली जाएगी. किसकी? एप्लीकेंट की ली जाएगी. जब एप्लीकेंट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नहीं है तो फिर वो बाकी सारे लोग जो नोटिफाइड थे, याद है क्या? HUF के केस में करता, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स, उन लोगों की क्या ली जाएगी? फोटोग्राफ्स ली जाएगी. ठीक है, साथ में क्या किया जाएगा? along with what? वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन विद GST REG 001. आपने रजिस्ट्रेशन का जो आपका फॉर्म है GST REG 01 उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा. किसका? ओरिजिनल कॉपी का. ओरिजिनल कॉपी का कहाँ पे किया जाएगा? कोई फेलिसिटेशन सेंटर जो भी नोटिफाई करेगा कमिश्नर. ठीक है, तो फोटोग्राफ ली जाएगी और जो आपके ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको फेलिसिटेशन सेंटर में क्या किया जाएगा? वेरीफाई किया जाएगा. वेरीफाई किया जाएगा और तभी माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट है. आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस के बाद ही माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है. तो सिंपल सा प्रोसीजरल चेंज है. सेकेंड, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था सेक्शन 29. उसमें क्या थी? एक बात ये थी, याद है क्या? सेक्शन 29 में कि भाई अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किया हो कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है. उसमें प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रावेंशन रूल 21 में दिए थे. ये सारे अपन ने कॉन्ट्रावेंशन ऑलरेडी पढ़े थे, ये वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे और एक और ऐड कर दिया इन्होंने, 2 पॉइंट्स और ऐड कर दिए. क्या? कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कैंसिल किया जा सकता है. देखो, these are the circumstances where officer can cancel registration including any retrospective date. अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किए ये सारे आपने प्रोविजंस कॉन्ट्रावेंट किए तो रूल 21 के हिसाब से भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है. तो उसमें इन्होंने एक पॉइंट क्या ऐड किया? देखो, अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, कौन सा वाला? फेल्स टू फाइल द रिटर्न आफ्टर रिवोकेशन ऑर्डर. आपका कैंसिलेशन किया था, कैंसिलेशन के बाद में सेक्शन 29 में कैंसिलेशन हुआ, सेक्शन 30 में रिवोकेशन हो गया. रिवोकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको बोला था कि भाई रिटर्न फर्निश कर दो, रिटर्न फर्निश कर दो, आपने नहीं फर्निश किया तो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. देखो, इफ यू फेल्स टू फाइल रिटर्न आफ्टर रिवोकेशन ऑर्डर, fail to file return due between order of cancellation and revocation of registration within 30 days of revocation order.
30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर के अंदर आपने क्या किया, फेल टू फाइल रिटर्न, आपने रिटर्न फर्निश नहीं किए। कब से कब तक के जब आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर हुआ और जब आपका रिवोकेशन हुआ, उस बीच के रिटर्न आपने फर्निश नहीं किए 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर के अंदर। या इफ कैंसिलेशन आपका रिट्रोस्पेक्टिव है, देन फेल टू फाइल ऑल रिटर्न विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन टू द रिवोकेशन ऑर्डर। टू द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर आपने फर्निश नहीं किए, तो सारे रिटर्न्स आपने फर्निश नहीं किए विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट ऑर्डर ऑफ यहाँ पे डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, आपने रिवोकेशन का ऑर्डर जब भी आया उसके 30 डेज के अंदर सारे रिटर्न्स फर्निश कर देना है, नहीं तो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद में 21 ए में कुछ भी नहीं है, पहले जीएसटी 1 था, अभी 1A भी आ गया है, तो खाली 1 के साथ साथ 1A का रेफरेंस ऐड किया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 में अमेंडमेंट क्या बात हुई थी हमारी, बड़ी सिंपल सी बात है। सेक्शन 23 में वो लोग दिए हुए हैं जिनकी लायबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन की। पहला तो उसमें कौन था, जो भी डील कर रहा है नॉन टैक्सेबल गुड्स पे एक्सक्लूसिवली या एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, या एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, और कुछ लोग अलग अलग नोटिफाइड थे। ठीक है, वो नोटिफाइड लोगों को क्या बोला है कि भाई सिंपल सी बात है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। उसमें से एक पॉइंट क्या था, याद है क्या, person engaged only in making supply of taxable goods or services, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge by the recipient। आप ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हो जिसका पूरा का पूरा टैक्स रिसिपिएंट पे करने वाला है रिवर्स चार्ज पे, अंडर 9(3), देन द पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सच टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो उनको एग्जेम करके रखा है कौन, जैसे कि आप लॉयर हो, ठीक है, आपका पूरा का पूरा सप्लाई रिवर्स चार्ज में जाता है, रिसिपिएंट पूरा का पूरा टैक्स पे कर रहा है, तो रिसिपिएंट को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आपको एग्जेम करके रखा है, आपको एग्जेम्प्ट करके रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आप वो सप्लाईज कर रहे हो जिसका 9(3) पे रिवर्स चार्ज पे पूरा का पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात थी। अब इसमें क्या आया, बात प्रोविजो आया क्या, नथिंग कंटेन इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू द पर्सन एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। ठीक है, फॉलिंग इन दिस सो जो भी मेटल स्क्रैप के सप्लायर है, हमने अभी देखा मेटल स्क्रैप जो किस में आ गया है, यहाँ पे आरसीएम में आ गया है। ठीक है, आरसीएम ऑफ गुड्स में आ गया है। सो मेटल स्क्रैप के सप्लायर को ये अप्लाई नहीं होता, मतलब मेटल स्क्रैप के सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इवन इफ उसका रेसिपिएंट पूरा टैक्स पे करे अंडर आरसीएम। सो इन शॉर्ट, एनी पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप will not be exempted from registration। उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन से, उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन से, खाली मेटल स्क्रैप वालों के लिए आया है ये पॉइंट। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट में बेटा कोई भी चेंज नहीं, खाली जीएसटीआर 1 जहाँ पे था उसके साथ साथ क्या आ गया है, यहाँ पे 1A आ गया है। जो भी इनवॉइस हम इशू करते हैं टैक्स पीरियड में, हमको वो किस में बतानी होती है, जीएसटीआर 1 में, या अब 1A जो हम यहाँ पे है उसमें भी बता सकते हैं। लास्ट, ई वे बिल में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। व्हाट इज द प्रोसेस टू जनरेट ई वे बिल बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ई वे बिल जनरेट कर रहा है तो कुछ भी नहीं, उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको सबमिट करनी है डिटेल्स, कौन से फॉर्म में, फॉर्म ENR03 में उसको डिटेल्स फर्निश करनी है और एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करके कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। ठीक है, सो यहाँ तक के अमेंडमेंट्स किए हमने, इसके आगे के अमेंडमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बेटा ये सेकंड पार्ट ऑफ अमेंडमेंट है, पार्ट 1 अमेंडमेंट नहीं देखा है अगर आपने, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल में चेक करो, पार्ट 1 इज अवेलेबल देयर, दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बाकी के सारे अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, एंड अगर अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्लस समरी बुक एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, थैंक यू फॉर नाउ बेटा।